नमस्कार दोस्तों, आपका अभ्युदय क्लासेस में स्वागत है। आज हम शेयर मार्केट का जो क्रम चालू किया था उसी में आगे चलते हैं और इसके कई और आयाम को एक्सप्लोर कर देंगे। इसके बाद ये हमारा मोस्ट प्रॉब्ली आज ही ये शेयर मार्केट का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रतिभूति बाजार, सिक्योरिटी मार्केट हमने समझ लिया था क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले ली थी। उद्योगों में भैया वित्त के साधन क्या क्या है ये भी हमने देख लिए थे। किस प्रकार से किसी उद्योग को पूंजी की आवश्यकता होगी तो भैया किस किस प्रकार से पूंजी के साधन जुटाएगा, कुछ हमने मूल बातें जान ली थी। अब इसके आगे देखो जो बाजार है ना, प्रतिभूति बाजार, कि भैया कहाँ से आपको ये पूंजी की उपलब्धता होगी, ये दो माध्यमों से हमें देखने को मिलता है। एक तो प्राथमिक बाजार और एक द्वितीयक बाजार। और इसमें भी ध्यान रखना, ये जो प्रतिभूति बाजार है ये मांग, डिमांड और सप्लाई, आपूर्ति, मांग और आपूर्ति पर ही चलता है। मांग बढ़ गई तो आपके शेयर्स या अंश जिस भी कंपनी के होंगे वहाँ वो बढ़ जाएंगे। यहाँ तक स्पष्ट है। और यह जो लेन देन होता है वो प्रतिभूति बाजार में दो बाजारों में होता है। एक तो जिसको हम कहते हैं प्राथमिक बाजार और दूसरा होता है हमारा द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार को हम वैसे प्राइमरी सिक्योरिटी मार्केट कहते हैं, इसके बारे में आपसे ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है, पुणे में बता दूं आपको। लेकिन ये ऐसा बाजार होता है जिसमें कोई कंपनी होती है। सपोज करो कि मेरी ये पेन बनाने की कंपनी है और मैंने अपनी फैक्ट्री लगा ली और मैंने क्या किया, इसके लिए अंश बाजार में निकाल दिए कि साहब ऐसी सिक्योरिटी प्रतिभूति निकाल दी और उस पर लिख के दे दिया कि आप इतने इतने रुपए के मुझे सहयोग करेंगे। सहयोग इन द सेंस कि आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो उसके बदले में मैं आपको रिटर्न दूंगा। अच्छा, रिटर्न कैसे दूंगा? रिटर्न उसमें ये लिखा रहता है कि देखो अगर लाभ हुआ तो मैं आपको लाभ का परसेंटेज दे दूंगा, जितना भी लाभ होगा। यदि देखो सपोज करो 100 रुपये हैं, कितने 100 रुपये हैं, 60 रुपये मेरे घर के हैं, 40 रुपये में आप 4 लोगों ने मिलके मुझे 10-10 रुपये दिए। कितने कितने रुपये दिए? 10-10 रुपये दिए। 40% आपका प्रॉफिट में शेयरिंग रहेगी। सपोज करो मेरी प्रॉफिट रहा वो 40 रुपये रहा, तो भैया मुझे जिन्होंने मुझे सहयोग दिया है, जिन्होंने मेरे साथ इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है मेरी कंपनी में, वह कितना हो गया? 40% हो गया, मतलब 16 रुपये। 16 रुपये तो मैं इनको दे दूंगा और बाकी के आपके जो 24 रुपये हैं उस लाभ को मैं रख लूँगा। स्पष्ट है। और ये जो 16 रुपये हैं इन चारों में बढ़ जाएंगे 10-10% के हिसाब से, क्योंकि सबने 10-10 रुपये इन्वेस्ट किए थे। तो 4 चौक 16, ये 4-4 रुपये बढ़ जाएंगे सब में बराबर बराबर, सब में बराबर बराबर 4-4 रुपये बढ़ जाएंगे। स्पष्ट है ये आपको। इसी प्रकार से शेयर मार्केट में भी भैया काम होता है। और इनिशियली देखो, पहली बार एक चीज़ और समझ लो इसमें, देखो भाई, जैसे कि प्राथमिक बाजार, मैंने क्या बोला इसको, प्राइमरी, सबसे प्राइमरी कैसे रहेगा कि इसमें जो कंपनी है, जैसे मेरी विकास जी की ये मार्कर बनाने की कंपनी है, इस कंपनी को मैंने तुम्हें सीधे अगर प्रतिभूति बेच दी या जिस प्रतिभूति को तुमने खरीद के मेरी कंपनी में निवेश कर दिया, तो एक कैसा संबंध स्थापित हो गया? मेरे और आपके बीच में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित है। बीच में कोई है क्या? नहीं है ना। सामान्यतः कोचिंग में क्या होता है, ये तो एक हो गया टीचर और ये हो गया स्टूडेंट, और इसके बीच में क्या होते हैं? ब्रोकर। अब ब्रोकर कैसे होते हैं? कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं तो क्या बोलते हैं कि साहब आप एडमिशन लो और हम आपको क्या कराएंगे? पढ़ाएंगे, यूपीएससी की तैयारी कराएंगे। और इस एडमिशन पर क्या होता है, इन टीचरों को क्या दे देते हैं? इन टीचरों को हम दे देते हैं दलाली, जिसको बोलते हैं कमीशन। ये कमीशन इनको मिल जाता है। सपोज करो आपने 1000 रुपये फीस दी, तो 1000 रुपये पे 1%, 2%, 10%, 20% जो भी कमीशन होता है ये आपको पहुंच जाएगा। किसको पहुंच जाएगा? टीचर को पहुंच जाएगा। अब टीचर क्या करेगा? टीचर के मुंह में आप खून लगा दोगे कि साम दाम दंड भेद कैसे भी करके आप बच्चों को बेवकूफ़ बनाओ और भैया हमसे जोड़ो, फीस जमा कराओ और हमसे जोड़ो। क्यों जोड़ेगा वो? उसको भैया 1000 रुपये पे 200 रुपये मिल रहे हैं, वो सब भूल जाएगा, नैतिक नियम सब भूल जाएगा थोड़े दिन में। मानव की प्रवृत्ति ऐसी होती है। और ख़ास तौर पे जब आज की भौतिकवादिता का युग है। देखो कल अपना टीचर्स डे है, तो टीचर्स डे पे अभी जो प्रैक्टिस चल रही है मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। किसके? सख्त खिलाफ हूँ जो प्रैक्टिस चल रही है। अगर दलाली करनी है तो और दूसरे काम कर लो भैया,
चिकित्सा और शिक्षा, इन दो चीज़ों में तो भैया दलाली का कोई औचित्य नहीं होना चाहिए, अनैतिक काम है। क्या काम है? अनैतिक काम है। समझ गए? कंपनी और निवेशक के बीच में प्रत्यक्ष संबंध होगा। क्या होगा? प्रत्यक्ष संबंध होगा। जैसे मेरी कंपनी थी मार्कर की, मैंने कोई प्रतिभूति बाजार में निकाली और मैंने कंपनी ने ही सीधे किसको दे दी? निवेशकों को दे दी कि साहब ये संभालो कागज का टुकड़ा, प्रमाण पत्र या दस्तावेज, इसके माध्यम से आपके पास प्रूफ है कि आपने मेरी कंपनी में निवेश किया था। स्पष्ट है? दूसरा, सबसे अच्छी बात क्या होती है प्राइमरी में? नए निर्गमन, मतलब नए इश्यूज ही दूंगा मैं आपको। पहली बार ही ऐसा होगा कि पहली बार ही मैं आपसे मांगूंगा क्या? निवेश करने के लिए मेरे कंपनी में, और जो मैं आपको दस्तावेज दूंगा वो पहली बार ही इशू करके आपको दूंगा। उससे पहले मैंने ऐसे कागज छाप के किसी को नहीं बेचे होंगे। तो आप कौन हो गए? इसीलिए तो प्रत्यक्ष संबंध है तुम्हारा मेरा। और ये क्या हो गया? नए निर्गमन इसलिए कहलाते हैं। दूसरा इसमें एक की पॉइंट है, पहली बार बाजार में बिकने आया है। देखो होता क्या है कि अब मैंने पहली बार ये दस्तावेज या प्रमाण पत्र सिक्योरिटी जो निकाली, तो कोई दुकान तो मैंने खोल नहीं रखी कि फिजिकली तुम मेरे फैक्ट्री में आके ले जाओगे। तो इसके लिए क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट में बैंक्स या हम कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को यूज़ में लेते हैं, जो क्या करते हैं अपने माध्यम से इनको सेल करते हैं। सपोज करो मैंने एसबीआई के साथ समझौता कर लिया कि साहब मेरे को नए ऐसे प्रतिभूति बेचनी है जिसमें निवेशक निवेश करेंगे, और ये मैं पहली बार लेके आ रहा हूँ, और इसलिए भैया आप क्या करेंगे, इसको मेरी तरफ से बेच दीजिए। समझ लीजिए, उसको कौन बेचेगा? एसबीआई मेरे लिए काम करेगा। यदि आपके पास एसबीआई बैंक का अकाउंट है तो या तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके भी आप मुझसे खरीद सकते हैं, मतलब मेरे कंपनी में निवेश कर सकते हैं, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जाके फॉर्म लेके आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा करा दीजिए। समझ गए? एक तो तरीका ये हो गया, तो मतलब पहली बारी बाजार में बिकने आया। तीसरा इसमें पॉइंट देखिए, घरेलू और विदेशी फंड दोनों ही इसमें उगाही कर सकते हैं। मतलब कि ये तो मेरी देखो अपनी देसी कंपनी है। सपोज करो भैया अगर विदेश की कोई कंपनी अपनी कोई फैक्ट्री भारत में लगाई उसने, और अपने लिए निवेश की आशा करता है और निवेश के लिए पहली बार बाजार में प्रतिभूति लेके आता है, तो वो भी तो यही कर रहा है। तो हमने, भारत सरकार ने उसको भी दे रखी है छूट कि यदि आप भारत में कंपनी इस्टेब्लिश करते हो भारतीय नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, और उसके बाद यदि आपको निवेश करवाने के लिए आप अपनी प्रतिभूति बाजार में लेके आते हो, प्राथमिक बाजार में लेके आते हो, तो आप भी क्या कर सकते हो भैया? वित्त की उगाही कर सकते हो। स्पष्ट है? देखो इस टर्म्स को क्या कहते हैं मैं आपको बाद में बता दूंगा। जैसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो गई, ये सारी चीज़ें मैं बाद में समझा दूंगा आपको कि भैया इस चीज़ को ये कहते हैं। समझ गए? जिसने तुम्हें जन्म दिया है उसके भाई तुम्हारा चाचा लगता है, बाद में बता देंगे, लेकिन अभी इतना समझ लो, जिसने मुझे जन्म दिया है मेरे पिताजी का जो भाई है, ये भाई है पिताजी का, उसको बाद में समझ लेना आप कि ये चाचा जी हैं, ये चाचा जी हैं। समझ गए? चौथी बात, अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण। एक बार बताओ, मैंने फैक्ट्री खोली, पहली बार आपसे निवेश मांगा और आपने मेरी कंपनी में निवेश किया, तो क्या हुआ? अर्थव्यवस्था में पूंजी आई ना। आपने अपने पास जो सेविंग रख रखी थी, आपने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो क्या हुआ? अर्थव्यवस्था में पूंजी का निर्माण हुआ। पूंजी जैसे मेरे पास आई तो मैं अपने व्यवसाय को फैलाऊंगा, जो मेरे पास लोग काम करते हैं एक दो और लेके आऊँगा, एक्सपांशन करूँगा, उनको तनख्वाह दूंगा, तनख्वाह लेके वो बाजार में जाएंगे, उस तनख्वाह से सब्जी खरीदेंगे, कोई घर का सामान खरीदेंगे, बच्चों की किताब कॉपी खरीदेंगे, स्कूल में एडमिशन कराएंगे। तो इससे क्या होगा? इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन होगा। स्पष्ट है? दूसरा बाजार देख लो, द्वितीयक बाजार। कौन सा? द्वितीयक बाजार। अब जैसे आपने क्या हुआ, मेरे से तो खरीद लिया क्या? ये पेन खरीदने के चक्कर में अच्छा दूसरा द्वितीयक बाजार, माफ़ करना, कहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया। अब आ जाओ द्वितीयक बाजार पे। द्वितीयक बाजार में ध्यान करो कि प्राथमिक बाजार में तो प्रत्यक्ष संबंध था। अब आपने जो मेरी कंपनी में निवेश किया था, सपोज करो उसके दाम बढ़ गए। दाम कैसे बढ़ गए? मांग बहुत हो गई, मेरी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, खूब अच्छे ये मार्कर के पेन बना के बाज़ार में बेच रही है, खूब डिमांड आ रही है, लोग चाहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट खूब बाज़ार में आए। अब उसके लिए मुझे खूब एक्सपेंशन करना है, तो मैं अगर दोबारा भी इसमें आप लोगों से निवेश मांगूंगा तो आप दे दोगे। लेकिन क्या है कि जब आपने देखा कि साहब विकास जी की कंपनी बहुत अच्छी चल रही है और उन्होंने मुझे कागज़ का टुकड़ा दिया था, मतलब ये प्रतिभूति दी थी, जिसको कोई दस्तावेज या प्रमाण पत्र भी कहते हैं, और हमने इसमें लिखा हुआ है कि विकास जी की कंपनी में हमने 100 रुपये का निवेश किया था, और आज के डेट में वो 100 रुपये का जो निवेश किया था उसके बाजार भाव चल रहे हैं 120, 130, 140 रुपये, 150 रुपये चल रहे हैं। समझ गए? 100 रुपये में आपने लिया था, कितने में लिया था? 100 रुपये में आपने मेरे से प्रतिभूति ली थी, लेकिन मैंने बहुत अच्छा काम किया,
तो मेरे इन प्रतिभूतियों के भाव बढ़ के कितने हो गए, 150 रुपये हो गए। लोग बाग तैयार बैठे थे कि भैया ये प्रतिभूति दे दो। और क्यों ले लेंगे वो, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कंपनी एक्सपांड कर रही है, लाभ कमाएगी, और लाभ कमाएगी तो ये लाभ हमारे साथ शेयर भी करेगी। समझ गए। तो भैया कितने भाव हो गए मेरे शेयर के, 150 रुपये हो गए। अब क्या होगा कि आपको अपनी बेटी का ब्याह करना था, पैसे की आवश्यकता थी, तो आपने भैया क्या किया, जैसे 100 शेयर्स मेरे से लिए थे, मेरी कंपनी में 100 शेयर्स लिए थे, और किस से रेट से लिए थे, 100 रुपये के हिसाब से इन्वेस्ट किया था। ये लो साहब 10,000 रुपये, वर्तमान में कितने हो गए, 15,000 रुपये। सपोज करो आपकी बेटी का ब्याह 6 महीने बाद ही आपको करना था, ये लो साहब 5,000 रुपये का लाभ हो गया ना आपको सीधा सीधा। तो आपने क्या किया, इसको बेच दिया। विकास जी की कंपनी मार्कर बनाने की, यहाँ से आपने पहले तो क्या लिया था, निवेश किया था प्रतिभूति में। अब इस प्रतिभूति को किसको बेच दिया, सपोज करो आपने विनोद को बेच दिया। अब विनोद ने किससे खरीदा, विनोद ने आपसे खरीदा, और आपने किससे खरीदा था, मुझसे खरीदा था। मतलब मैं तो कंपनी हूं ना, मार्कर बनाने वाली कंपनी। तो यहाँ पर तो क्या था, प्रत्यक्ष संबंध था आपका और मेरा। लेकिन आपने क्या किया, अब इसको आगे बेच दिया विनोद को। तो विनोद का तो क्या हो गया, मेरे साथ कैसा संबंध हो गया, अप्रत्यक्ष संबंध हो गया। स्पष्ट है यहाँ तक, बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा, अब ये जो आपने जो मेरे से प्रतिभूति खरीदी थी ये वाली, अब ये आप इसको बेचोगे विनोद पे, तो इस दुकान के माध्यम से बेचोगे, और इसी दुकान को हम बोलते हैं शेयर मार्केट। जैसे कहते हैं ना साहब, ऑटोमोबाइल मार्केट है, कपड़े का मार्केट है, अनाज मंडी है, इसी तरीके से भैया शेयर की जहाँ खरीद बिक्री होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, शेयर मार्केट बोलते हैं। सिंपल सी बात। तो विनोद ने कहाँ से खरीदा भैया, ये प्रतिभूति शेयर मार्केट से खरीद ली। समझ गए। अप्रत्यक्ष संबंध हुआ। अप्रत्यक्ष संबंध मेरे से कैसे हो गया कि भैया इसके पास मेरी मार्कर बनाने वाली कंपनी जो है उसके शेयर्स पड़े हुए हैं। तो अप्रत्यक्ष संबंध तो किसका हो गया, द्वितीयक शेयर होल्डर का हो गया, और प्रत्यक्ष संबंध किसका हो गया, आपका मुझसे हो गया। स्पष्ट है। अब इसके देखो कुछ कीवर्ड्स हैं वो देख लो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको एक बार पढ़ लो, जिससे आपको द्वितीयक बाजार के बारे में भी विषय ध्यान में आ जाएगा। अच्छा, क्या करना, ये एक पूरा पेज लेना, जब नोट्स बनाओ ना तो पूरा ऐसा पेज लेना, और जिस प्रकार से दो मैंने आपको वर्गीकृत कर रखे हैं, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार, ऐसे ही करना। इसी प्रकार से पहले आप क्या लिख लेना, ये कीवर्ड्स लिख लेना, मतलब प्रॉपर्टीज इसकी प्राथमिक बाजार की लिखना, फिर द्वितीयक बाजार की लिखना। इसके आगे मैं आपको कुछ और बाइफिकेशन बताऊंगा। तो ऐसा करना कि उस बड़े पेज में यहाँ तो आ गया आपका प्राइमरी, यहाँ आ गया सेकेंडरी, तो सारी बातें यहीं पर लिख लेना। यहाँ भी कुछ अगर मैं बाइफिकेशन कराऊँ तो यहीं कर लेना, ऐसे ही सेकेंडरी का कर लेना, सेकेंडरी मार्केट के बारे में भी कोई बाइफिकेशन कराऊँ तो यहीं कर लेना। तो क्या होगा, इसी पेज पर आपका प्राथमिक और द्वितीयक बाजार का सारा फंडा इसी में आ जाएगा, एक पेज पर आ जाएगा। यदि एक पेज भर जाता है तो दूसरे पेज पर भी इसी तरीके से बाइफिकेशन करके नोट डाउन कर लेना। अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। इन दोनों का भेद समझ में आ गया ना आपको, प्राथमिक और द्वितीयक। चलो आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार में जो अगले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं उनमें से एक है कि भैया ये जो निधि की गतिशीलता कैसे होती है, कि आप जैसे कि आप निधि निवेश कर रहे हैं अपनी किसी कंपनी में, तो किस प्रकार से करते हैं, प्रारंभिक में और द्वितीयक बाजार में। तो भैया प्राइमरी हम मार्केट में देखते हैं, प्राइमरी सिक्योरिटी मार्केट में देखते हैं, तो देखो इसके 4 प्रकार से होती है। एक होता है प्रॉस्पेक्ट, एक होता है राइट इशू, और एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, और एक होता है बोनस। ये 4 होते हैं। देखो आप में से यदि किसी ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा तो इन टर्म्स के बारे में अवश्य जानते होंगे। लेकिन चूंकि मैं यह मान के चलता हूँ कि आपने अभी ग्रेजुएशन करी है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, समझ गए, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आपको पहली बार यदि शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना होगा ना, तो ये प्राथमिक बाजार के IPOs निकलते हैं। अभी वर्तमान में एक IPO निकला हुआ है SMC कंपनी का, अच्छा IPO बताते हैं उसको, वो IPO निकला हुआ है। तो क्या करता है कि उस IPO को हम बोलते हैं कि SMC कंपनी का प्रॉस्पेक्टस निकला हुआ है। जैसे आप कहीं एडमिशन लेने जाते हो तो आप प्रॉस्पेक्टस लेके आते हो ना, जिसमें लिखा रहता है कि साहब कंपनी ये, मतलब सपोज करो आप जैसे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो एडमिशन लेने, तो एक प्रॉस्पेक्ट देती है कि साहब हमने देखो इतने बच्चे सेलेक्ट कर दिए, हमारे पास ये टीचर है, हम ये करा देंगे वो करा देंगे, और अच्छा सा प्रॉस्पेक्टस बना के दे देते हैं। तो आपको लगता है कि इस कोचिंग में मैंने एडमिशन ले लिया या इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन ले लिया तो मेरी तो नैया पार हो जानी है, समझ गए। लेकिन बाद में मालूम पड़ता है साल भर बाद में
ज्ञान चक्षु साल भर बाद में खुलते हैं और जीवन का 1 साल बहुमूल्य हमारा खराब हो जाता है। तो ये कि एक प्रॉस्पेक्ट देते हैं, है ना, प्रॉस्पेक्टस देते हैं जिसमें जनता के लिए अंशों का निर्गमन, जिसको हम बोलते हैं कि भैया एसएमसी ने आईपीओ निकाला, उसका प्रॉस्पेक्टस ले आओ जिसमें जनता में अंशों के, मतलब पहली बार जनता को अपने अंशों में निर्गमन के लिए उसके अंदर आवेदन किया जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक फॉर्म भी होता है, आप उसमें ये भी डिटेल होती है कि ऑनलाइन आप बैंक से इन्वेस्टमेंट कर लो हमारी कंपनी में, सारी उसमें बातें होती हैं। दूसरा होता है राइट इशू। ये जो नए अंश होते हैं, कई बार क्या होता है, जैसे मेरी मार्कर बनाने की कंपनी है ना, अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि साहब मैं इसमें नए शेयर इशू कर रहा हूँ, है ना, लेकिन मैं नए शेयर्स किनको दूंगा, केवल उन्हीं को दूंगा जिनने ऑलरेडी मेरे शेयर्स खरीद रखे हैं। और ये जो नए इश्यूज़ निकलते हैं ये केवल जो वर्तमान अंशधारी होते हैं उन्हीं के लिए होते हैं। राइट इश्यूज़ किसके लिए होते हैं, नए शेयर्स होते हैं लेकिन उनके लिए होते हैं जो वर्तमान में ही अंशधारी रखते हैं किसमें, उस कंपनी में, समझ गए। तीसरा होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, देखो प्राइवेट प्लेसमेंट में आपके मित्र हो गए, कोई परिवार के सदस्य हो गए या चुने हुए निवेशक हो गए ना। जैसे मैंने आपको बुलाया, मैंने देखो साहब अपन ने कोचिंग खोल ली है, अपन को कुर्सी चाहिए, टेबल चाहिए, ये बोर्ड खरीदना है, ये कैमरा वैमरा लेके आना है, तो यार देखो तुम निवेश कर दोगे क्या मेरे साथ मिलके, एक पवित्र उद्देश्य लेके अपन चल रहे हैं। तो आपने बोला साहब बिल्कुल कर देंगे। तो ये मैंने क्या किया, चुन के मेरे मित्र दोस्तों को बुलाया मैंने निवेश करने के लिए। तो कैसा हो गया ये प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाता है। तीसरा बोनस इशू। बोनस इशू क्या होता है दोस्तों, ये वर्तमानी अंशधारियों को ही दिया जाता है, लेकिन ये कब दिया जाता है, जैसे सपोज करो मेरी इस मार्कर बनाने कंपनी को 100 रुपये का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 100 रुपये का लाभ हुआ। अच्छा, ये जो लाभ था तो मैंने इनसे क्या कहा मेरे अंशधारियों को कि देखो मैं आपको पैसे नहीं दे के मैं काम करता हूँ, इसके अगेंस्ट में आपको और शेयर्स दे देता हूँ। तो मैंने क्या किया, इन 100 रुपये के शेयर्स निकाले और किसको दे दिए, जो मेरे वर्तमान अंशधारी थे उनको मैंने शेयर अलॉट करा दिए। जैसे आप लोग थे, आपको मैंने बोला कि यार आप मेरे से अभी पैसे मत लो, बोनस शेयर ले लो, देखो अपने शेयर्स के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, और मैं आपको क्या दूंगा, ये कागज़ का टुकड़ा दे दूंगा, सिक्योरिटी दे दूंगा। आपके पास तो हो गया ना कि साहब आपके निवेश मेरी कंपनी में और लग गया। ये जो 100 रुपये लाभ है जो मैं आपको दे रहा हूँ, तो जो आपके पास लाभ पहुँचेगा मैं बोनस शेयर्स के रूप में दे रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है, अच्छी कंपनी जब बोनस शेयर्स देते हैं ना, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो तुरंत ले लेते हैं। उन्हें मालूम है कि देखो ये कंपनी आगे ग्रो करेगी, बोनस शेयर्स आज तो ले लेते हैं। सपोज़ करो आज हम 10 रुपये का बोनस शेयर लेते हैं, तो कल को ये कंपनी तो ग्रो कर रही है, तो यही 10 रुपये का जो बोनस शेयर है ये कितने का हो जाएगा, 12 का हो जाएगा, 14 का हो जाएगा, और इस पर लाभ जो कमेगा वो उसका भी हमें हिस्सा मिलेगा। समझ गए, 10 रुपये की हिस्सेदारी और मिल गई ना आपको कंपनी में, तो ये भी आपको लाभ मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, हंसते हंसते बोनस शेयर ले लेंगे मेरे से। क्या आप बोलेंगे, साहब एक काम करो, आपने जो लाभ कमाया उसमें अभी हमें हिस्सेदारी मत दो, आप उस लाभ से अपनी कंपनी को खूब बढ़ाओ और हमें तो क्या दे दो, बोनस शेयर दे दो और हिस्सेदारी दे दो। सपोज़ करो पहले आपके पास 20 रुपये के शेयर थे, 10 रुपये के मैंने आपको बोनस शेयर दे दिए, तो अब आपके पास कंपनी में कितने की हिस्सेदारी हो गई, 30 रुपये की हिस्सेदारी हो गई। यहाँ तक स्पष्ट है। ये 4 माध्यम से आपने देख लिया भैया आपके प्राइमरी सिक्योरिटी मार्केट में कैसे हम निधि की गतिशीलता को देखते हैं। अच्छा, इसमें देख लो आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो मैंने आपसे कहा था ना कि चाचा जी को बाद में समझ लेना, वो ये चाचा जी यही हैं। जब अंशों का निर्गमन हम पहली बार करते हैं प्राथमिक बाजार में, प्रत्यक्ष संबंध मतलब कंपनी और निवेशक, और पहली बार जब हम उसको बेचने के लिए निकालते हैं, निवेश करने के लिए निकालते हैं सिक्योरिटी को, तो उसी को क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पब्लिक ऑफरिंग क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि भैया ये सार्वजनिक रूप से हम सबके लिए खोलते हैं कि भैया जो भी आना चाहे मेरी कंपनी में निवेश करने आ सकता है। समझ गए, उसी को क्या बोलेंगे, आरंभिक सार्वजनिक पेशकश, मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, इसकी डेफिनेशन आप हल्की सी कीवर्ड लिख लेना, प्रारंभिक रूप से अंश प्रपत्रों का, प्रारंभिक रूप से अंश प्रपत्रों का निर्गमन, ये इसकी डेफिनेशन की कीवर्ड लिख लेना। मैं आपको कीवर्ड लिखा रहा हूँ, सबके ध्यान रखना, इससे क्या आपको रिवीजन करना और याद करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। अब ये जो आईपीओ ना, इसमें एक छोटी सी आप कहानी सुन लो भैया। ये आईपीओ निकलता कैसे, सपोज़ करो मेरी मार्कर बनाने की कंपनी है और मुझे क्या करना है, ये आईपीओ निकालना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो किसी ऐसे बाज़ार में लिस्ट कराना पड़ेगा या फिर अपनी कंपनी को लिस्ट कराना पड़ेगा जिसके माध्यम से मैं आईपीओ निकाल सकूं। जैसे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ क्या कर लिया था, साझेदारी कर ली थी। अब इसमें मुझे देखो 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहला,
कोई सा भी शेयर बाज़ार में मुझे क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर होना पड़ेगा। क्योंकि क्या है भैया, आजकल ये जो आईपीओ निकलती है ना, सारी ऑनलाइन निकलती है, सारी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक ऑफरिंग के ट्रांसफर्स होते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले मुझे शेयर बाज़ार में क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा मेरे मार्कर बनाने की कंपनी को। जब मेरे यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगी तो वहाँ पर एक रजिस्ट्रार नियुक्त किया जाता है। रजिस्ट्रार बोल लो, जो रजिस्टर क्या करता है, इस पर देख रेख करता है कि भैया आप कितने रुपए का आईपीओ निकाल रहे हो, आईपीओ की रेट ठीक है नहीं है, कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा मार्केट का। तो एक रजिस्ट्रार नियुक्त होता है। फिर उसके बाद सार्वजनिक रूप से आईपीओ आप क्या कर सकते हो, निर्गमन के लिए पेशकश दे सकते हो। समझ गए? ये एक छोटा सा आपका तरीका होता है आईपीओ निर्गमन करने का। इतना प्राथमिक बाजार समझ गए ना। अब इसको जो आपने पहले लिखा था ना, उसी के नीचे जोड़ लेना। अब द्वितीयक बाजार देख लो। अच्छा, अब शेयर बाजार की बात आ गई। अब यही जो आपने शेयर खरीद लिए और आपको ध्यान है बेटी के ब्याह के लिए आपने पैसे दोबारा जुटाए थे और जो शेयर मेरी कंपनी के लिए थे उसको आगे बेच दिया था विनोद को। अब जो विनोद ने कहाँ से खरीदा था, वो खरीदा था इसी द्वितीयक बाजार के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं शेयर बाजार। उस दुकान का नाम क्या है, शेयर बाजार है, शेयर मार्केट है। अब शेयर मार्केट की भूमिका चालू हो जाएगी। अच्छा, जैसे सपोज करो ये अपने मार्कर बनाने की कंपनी है और ये अंशुली ने अपने ये शेयर खरीदे थे और अंशुली ने किसको बेच दिए, विनोद को बेच दिए। समझ गए? तो ये तो हमारा डायरेक्ट रिलेशन था और ये क्या हो गया, इस विनोद का इनडायरेक्ट रिलेशन हो गया, मेरी कंपनी के साथ में हो गया। समझ गए? अब अंशुली ने ये बेचा कहाँ पर, शेयर मार्केट में ये अपना शेयर बेचा। तो जैसे ही अंशुली ने मेरे से शेयर खरीदा था ना, तो शेयर खरीदने के बाद मैंने अपने आप को लिस्ट करवाया था ना। देखो, सबसे पहले मैंने क्या कराया था, अपने आप को शेयर बाजार में रजिस्टर करवाया था। तो अब शेयर बाजार में खरीद बेच करने के लिए जब विनोद देखेगा कि शेयर बाजार में विकास जी की मार्केट की कंपनी लिस्टेड है क्या, लिस्टेड मतलब सूचीबद्ध है क्या, सूचीबद्ध से मेरा क्या तात्पर्य है कि स्टॉक एक्सचेंज हमें क्या मान्यता देता है कि साहब ये कंपनी है और इस कंपनी को हमने स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर रखा है। व्यापार के लिए स्वीकार करने का तात्पर्य होता है कि लिस्टेड कर दी। लिस्टेड से क्या तात्पर्य हो गया, अभी अंशुली विनोद को क्या बोलेगी, भैया आराम से खरीद सकते हो, विकास जी की कंपनी जो है वो शेयर मार्केट में क्या है, लिस्टेड है। लिस्टेड मतलब क्या है कि आप उस शेयर कंपनी में शेयर खरीद बेच सकते हो, उस कंपनी के शेयर खरीद बेच सकते हो। समझ गए? कोई भी कल को बोलता है भैया कंपनी लिस्टेड है, इट मीन्स क्या है कि उसको मान्यता प्राप्त है शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज में, जिसमें आप व्यापार के लिए स्वीकार्य है। मतलब उस बाजार में, इस शेयर बाजार में आप उस कंपनी के शेयर खरीद बेच सकते हो। समझ गए? स्पष्ट है? अच्छा, वो अंशुली के नाम से मुझे ध्यान आया, प्रिया ने कल एक क्वेरी पूछी थी कि सर वो इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है। मैं जैसे ही ये चैप्टर फिनिश होगा ना, उसके लास्ट में आपको बता दूंगा। ठीक, आप सबको ध्यान में आ जाएगा। वैसे हम इसके बाद में इन्फ्लेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करने ही वाले हैं, लेकिन मैं बोला कि सर प्लीज़ थोड़ा सा बता देना, तो मैं चाह रहा था कि आप सबको उसके बारे में ध्यान में आ जाए। अच्छा, कहाँ थे हम, स्टॉक मार्केट बाजार में पहुँच गए, लिस्टेड का ध्यान आ गया। समता अंश एवं ऋण प्रपत्र शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं, मतलब कि इक्विटी शेयर या आपके क्रेडिट फॉर्म्स हैं, ये कहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड हैं या लिस्टेड हैं। समझ गए? अब देखो, यहाँ पर हमने तो व्यापार के प्रकार देख लिए कि हम 4 प्रकार से निधि का प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर 2 तरीके से व्यापार होता है। अच्छा, यहाँ पर कैसे देखा था आपने, प्राइमरी मार्केट में 4 प्रकार देख लिए थे, प्रॉस्पेक्ट, राइट इश्यू, प्लेसमेंट और अपना बोनस इश्यूज। अच्छा, यहाँ पर देख लो टाइप ऑफ ट्रेडिंग। यहाँ 2 तरीके से ट्रेडिंग होती है, एक होती है स्पॉट ट्रेडिंग और एक होती है भैया आपकी फ्यूचर ट्रेडिंग। स्पॉट क्या होता है, ऑन द स्पॉट फैसला कर दिया। क्या ऑन द स्पॉट फैसला कर दिया? वैसे ना ऑन द स्पॉट जल्दी से, कई बार तो बहुत अच्छा रहता है ऑन द स्पॉट फैसला करना, कई बार बड़ी गड़बड़ हो जाती है। हमारे एक मित्र हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये स्पॉट से ध्यान में आया मुझे कि वो हमारे मित्र, शादी उनकी थोड़े सा 28-29 साल हो गई थी, शादी हो नहीं रही थी, अच्छे बैंक में काम करते थे, अभी भी करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करते हैं, पीओ अधिकारी हैं, शादी नहीं हो रही, पीओ अधिकारी की शादी नहीं हो रही। अब भैया उम्र तो निकल रही थी, अब वो लड़की देखने गए कहीं पर, कहीं अखबार में पढ़ के गए थे लड़की देखने, और जैसे हमारे जयपुर से पास में एक अजमेर है, वहाँ देखने गए। अब साहब देख लिया और लड़की बहुत सुंदर थी, सरकारी नौकरी में थी, और उन्होंने तो आप देखा ना, तब ऑन द स्पॉट यहाँ कर दी कि लो साहब तुरंत कर दो, तुरंत कर दो। अब हमारे पास फ़ोन आया कि भाई जी तय कर दिए, तुम लोग मजाक उड़ाते थे,
और बहुत सुंदर लड़की से मेरी शादी तय हुई है और टीचर भी है। तो हमने कहा भाई पहले मालूमात तो कर ले, इतनी जल्दबाजी क्यों करी, परिवार का सब कुछ देख दाख तो ले। देखो वैसे परिवार तो सब ठीक है ना, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, उस इशू में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये ऑन द स्पॉट जो उसने फैसला लिया ना, अब 1-1.5 साल बाद वो रोता है कि भाई साहब बहुत बड़ी गलती कर दी, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था, परिवार का और सब बातचीत करके एक बार पूरे परिवार के बारे में जानकारी भी लेनी चाहिए थी, बच्ची से भी थोड़ी सी बातचीत होनी चाहिए थी। तो मैंने यार देख लो भाई, सुंदरता के पीछे तुम तो फंस गए, बड़ी बड़ी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अच्छे ऐड के पीछे तुम फंस जाते हो, फिर 1-1.5 साल बाद रोते हो कि शादी मेरी सफल नहीं हुई, बड़ी दिक्कत हो रही है भाई साहब, मूड फूट रहे हैं। अब देखो उसमें देखो आपको दिक्कत बताता हूँ ऑन द स्पॉट में क्या हुआ था। जैसे कि उस बालक की शादी हुई 12 तारीख को, हमारे मित्र की 12 तारीख को शादी हुई और आई थिंक 14 या 15 तारीख को ही, मतलब वो हमारे क्या होता है कि एक बार जब लड़की किसी घर आती है, मतलब शादी होके आती है, तो उसके 1 दिन या 2 दिन बाद ही वापस वो अपने पीहर जाती है ना, पीहर जाती है। तो जब वो अपने पीहर गई तो मालूम पड़ा पीहर से वो पूरी घूमने चले गया, सारा परिवार ही जगन्नाथपुरी ले गया, शादी के तीसरे दिन ही बेटी को पूरी ले गया घुमाने। अब ये भाई साहब रोए, बोले भाई साहब ये क्या हो गया, ना खोज ना खबर, बस सीधे बोला कि हम तो जा रहे हैं, हमने तो हमारी बेटी का टिकट बुक करा लिया। शादी के तीसरे दिन के भीतर भैया मैंने तो मेरे जीवन में नहीं देखा कि कोई अपनी बच्ची को सीधे घुमाने ले जाए जगन्नाथपुरी। तभी हमने मन ही मन सोच लिया था कि इस भैया का आने वाला 1 वर्ष बहुत विकट आने वाला है। इस भैया के आने वाले 1 वर्ष में कई कोरोना जैसी समस्या है, अर्थव्यवस्था में मंदी जैसी समस्या है, भारत पाकिस्तान और चीन जैसी युद्ध जैसी समस्याएं, सारी समस्याएं इस भाई के आने वाली है। आई, लेकिन अब तो चलो 4-5 साल हो गए, तो क्या होता है हमारे भारत में एक और बड़ी अच्छी बात है, परिवार में कैसी भी स्थिति होती है ना, मिलके फिर उसको ढला लेते हैं, चला लेते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है, ये देखो अच्छी बात भी है, ये बुरी बात भी नहीं है, ये एक बहुत अच्छा अपना समाज का एक अंग है। क्योंकि भैया खूब प्रेम होने के बाद भी शादी ब्याह नहीं चले ढंग से, तब क्या करोगे, समझ गए ना। तो ये क्राइटेरिया तो शादी ब्याह का तो विशेष ही है। लेकिन ऑन द स्पॉट ट्रेडिंग के लिए मैं भी क्या करता हूँ, थोड़ा सा सकुचाता हूँ। कैसे, अच्छा क्या होती है ऑन द स्पॉट ट्रेडिंग, कैश में और T+2 होती है। कैश में क्या होती है, दुकान पे गए, सामान दिया, कैश दिया और सामान लेके आए। देखो क्या था कि जब मैंने आपको एक इंसिडेंट बताया था कि जब अमेरिकन एक्सप्रेस में काम करता था, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी हमने जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में। ऑनलाइन ट्रेडिंग में क्या होता है, एक डीमैट अकाउंट होता है, डीमैटेलाइज अकाउंट होता है। मतलब कि ऐसा डीमैटेलाइज कि अकाउंट कहीं दिखता नहीं है आपको, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, जहाँ पर आप खरीद बेच सकते हो। वहाँ पर भाई हम डेली शेयर खरीदा और बेचा करते थे। और उसमें क्या होता था, जैसे मॉर्निंग में आपने कोई शेयर खरीदा तो आपको शाम तक अपने अकाउंट में पैसा जमा कराना होता था, क्योंकि उसकी डिलीवरी, मतलब वो पैसा जिस कंपनी से मैंने खरीदा या जिस भी ग्राहक से खरीदा उसके पास वो पैसा जाता था, समझ गए। तो ये कैसे ट्रेडिंग हो गई, कैश ट्रेडिंग हो गई। और एक होती है इसी स्पॉट ट्रेडिंग में T+2। T+2 में क्या होता है कि जैसे आज मैंने कोई शेयर खरीदा, समझ गए, मैंने आज कोई शेयर खरीदा, ट्रेडिंग आज करी, तो अगले 2 दिन के अंतर्गत मुझे वो माल मिल जाएगा और जिसने मुझे माल बेचा उसको पैसा भी मिल जाएगा। एक तो कैश तुरंत चले गया, एक होता है T+2। T+2 में क्या होता है, 12 तारीख को यदि आपने कोई शेयर खरीदा तो 14 तारीख तक सारा आपका माल का पैसा, लेन देन सब कुछ हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, T+2, T+1। T+1 क्या हो गया, आज ट्रेडिंग करी और कल की डेट तक हर हाल में उसके पास पैसा भी पहुंच जाएगा और आपके पास वो अकाउंट में शेयर्स भी आ जाएंगे। ये T+1 होता है। तत्काल सुपुर्दगी हो जाती है इसमें और नकद व्यापार पे काम चलता है, समझ गए। ये स्पॉट ट्रेडिंग है, स्पॉट ऑन द स्पॉट। अच्छा अगला क्या होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग भी देखो शेयर मार्केट में बड़ी खतरनाक है, इसलिए मैं इसको प्योर सट्टा बोलता हूँ। क्यों, फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होती है, जैसे क्या होता है कि मैंने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया आज, है ना, शेयर मार्केट में गोल्ड के भाव चल रहे थे। सामान्यतः कमोडिटीज़ में बहुत होता है। कमोडिटीज़ क्या होती हैं भैया, ये सोना चांदी और आपके जो कुछ फसलें होती हैं, तेल होती हैं, सारी कमोडिटीज़ में आती हैं, आगे हम देखेंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है कि मैंने क्या किया, गोल्ड में निवेश किया। मैंने बोला कि साहब देखो मुझे 1 लाख रुपए का गोल्ड के जो शेयर्स हैं ये दे दो और इसकी कीमत आप तय करना। जैसे मैंने सोचा कि निवेश तो आज कर दूं, लेकिन मैं इसकी रेट, मार्केट की रेट किस दिन की तय करवाऊंगा, आज से 2 महीने की बात की, 10 दिन की बात की। मैंने बोला कि देखो 1 लाख रुपए के मैंने शेयर्स खरीद लिए,
कितने के, 1 लाख रुपए के खरीद लिए, आज खरीद लिए सपोज करो 12 तारीख को, और मैंने बोला कि 20 तारीख को जो इसकी कीमत हो उस कीमत पर इसको बेच देना। देखो मैंने खरीदे तो आज हैं, लेकिन ट्रेडिंग कब कर रहा हूँ मैं, 8 दिन बाद की ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि 12 दिन बाद भैया विश्व में गोल्ड के भाव बढ़ जाएंगे और ये हो जाएगा 1.5 लाख का हो जाएगा। ये मेरे दिमाग में चल रहा है। क्या करके चल रहा हूँ मैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, समझ गए। 12 तारीख को तो मैंने देखा और 20 तारीख को मैंने क्या कर दिया, बेचने की बात कर रहा हूँ, और ये लिस्टेड हो जाता है। और 20 तारीख को जैसे ही ये शेयर खुलता है गोल्ड का, मालूम पड़ता है ये 80,000 का रह गया। क्या रह गया, 80,000 का रह गया। तो मुझे 20,000 का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो ये क्या कहलाती है, फ्यूचर ट्रेडिंग कहलाती है, समझ गए। इसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर ट्रेडिंग। व्यापार भविष्य में सुपुर्दगी के वादे के साथ किया जाए, मतलब भविष्य में सुपुर्दगी किसकी, शेयर्स की। जिस भी कंपनी के आपने शेयर्स खरीदे उसका आपका कब व्यापार होगा, 20 तारीख को होगा, समझ गए। भविष्य में सुपुर्दगी मिलेगी आपको, 20 तारीख को मुझे सुपुर्दगी मिलेगी इसकी। इस वादे के साथ में मैं जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग बोलते हैं। यहाँ तक स्पष्ट है, क्लियर है, आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया। देखिए जो शेयर मार्केट बाज़ार हम देख रहे हैं, इस बाज़ार का इतिहास भी देख लेते हैं, क्योंकि विचित्र प्रकार का बाज़ार है। यहाँ पर कोई सामान बिकता है तो कैसा बिकता है, देखो स्टार्टिंग में तो कागज़ या ऐसे शेयर्स बॉन्ड आते थे जिसको आपको संभाल के रखना पड़ता था। आपने कभी 10वीं का सर्टिफिकेट देखा है, ऐसे सर्टिफिकेट पहले संभाल के रखने पड़ते थे जब तक कि डीमैट अकाउंट नहीं खुले थे, मतलब कि कंप्यूटर का इस्तेमाल खरीद बिक्री में नहीं हुआ था, तब तक आपको एक कागज़ का टुकड़ा देते थे, बाकायदा आपको उसको बड़े लेमिनेशन करा के बड़ा संभाल के रखना पड़ता था। यदि वो आपका खो गया तो गए आपके शेयर्स, बड़ी दिक्कत आती थी। तो एक बार इसका इतिहास देख लेते हैं। हम जानते हैं कि जो ये बाज़ार है शेयर मार्केट, इसके जो मेन संगठक कौन कौन से आते हैं आपके, आपके शेयर्स आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग जो आप करते हो, ये सारे इसके संगठकों में गिने जाते हैं। अब देखो ये आज का काम नहीं है, बहुत पुराना काम है। वर्ल्ड में यदि मैं बात करूं कि सबसे पहले कहाँ पर ये शेयर मार्केट का काम चालू हुआ था, ये 1631 में, हाँ जी 1631 में बेल्जियम एंटवर्प सिटी में स्टार्ट हुआ था। ये बेल्जियम की राजधानी क्या है एक बार देखना, और मैप में ये भी देखना कि बेल्जियम है कहाँ पर और उसकी कैपिटल कहाँ पर है, ये भी देखना। 1773 में साहब लंदन स्टॉक एक्सचेंज LSE के नाम से जो प्रचलित है यह स्थापित हुआ था। 1790 में फिलाडेल्फिया स्टॉक एक्सचेंज हुआ था। ये तो है भैया विश्व की बात, मतलब 1631 में काम चालू हो गया, 400 साल पुरानी चीज़ है। यदि मैं मेरे प्यारे भारत की बात करूं तो मेरे भारत में जो हमारी वाणिज्यिक राजधानी है मुंबई, वहाँ पर सबसे पहले 1875 9 जुलाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम पहले जानते थे अब उसको BSE के नाम से जानते हैं। स्टार्टिंग में जिसका नाम था वह था द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। क्या, द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, इस नाम से भैया यहाँ पे बाज़ार में काम हुआ करता था। अच्छा, यदि मैं देखूँ कि हमारे जो ये स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की विश्व में क्या स्थिति है, आपको जानकर बड़ा गर्व होगा। यदि मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूँ तो ये जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसका स्थान आता है 10वां। क्या स्थान आता है, 10वां। अच्छा, विश्व के यदि मैं अन्य बाज़ारों को देखूँ तो देखो पहले नंबर पे अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन में देखता हूँ तो जो पहला ऐसा स्टॉक एक्सचेंज आता है विश्व का, उसका नाम है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जिसको NSE के नाम से भी आप जानते हो। और नास्डेक और टोक्यो 3rd नंबर पे, 4थे नंबर पे संघाई, 5वें नंबर पे हांगकांग। और ये इनका भैया फॉर्मेशन का ईयर है। अब ये जो 1875 9 जुलाई है, ये BSE की जो वेबसाइट है उसकी हिस्ट्री में ये मेंशन किया गया है। और जो रमेश सिंह जी की पुस्तक है उसको मैं देख रहा था इतिहास में कि भैया, तो रमेश सिंह जी की किताब में 1870 दे रखा है और BSE की वेबसाइट में 1875 दे रखा है, तो आप इसको सही मानना 1875 9 जुलाई। और रमेश सिंह जी की किताब शायद वो मेरे पास वैसे है तो लास्ट ईयर की, लेकिन उसमें ये सीक्वेंस भी गलत दे रखी थी, तो आप इस सीक्वेंस को देख लेना। वैसे इसकी कहीं आवश्यकता तो आपको ऐसे पड़ेगी नहीं, लेकिन याद करने के लिए आपको ध्यान में रहना चाहिए कि भैया विश्व में शेयर मार्केट की क्या क्या स्थिति है, कौन कहाँ पर स्टैंड करता है। ये क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अब देखिए बाज़ारों को देख लेते हैं। हमारे देश में शेयर जो बाज़ार हैं, ये अगर मैं राष्ट्रीय स्तर के बाज़ारों की बात करूं तो ऐसे प्रमुख रूप से 5 बाज़ार हमें देखने को मिलते हैं। ये 5 दुकानें हैं जो नेशनल लेवल की हैं। अच्छा, इनमें से NSE और BSE का नाम आपने अवश्य सुना होगा। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो मैं अभी देखा था।
एक बार मैं आपको थोड़ा सा इनका ब्रीफ कर देता हूँ। इसमें फैक्ट बेस है, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। और इन जो मैं स्टॉक एक्सचेंज बता रहा हूँ इसके लिए बॉम्ब के बक्सी बनने की भी तुम्हें आवश्यकता नहीं है। किस सन को हुआ था, क्या हुआ था, उसके बाद कब ऑपरेशनलाइज हुआ, ये सब याद करने की कतई आवश्यकता नहीं है। केवल इतना देख लो कि भैया ये मोटे मोटे एक्सचेंज है जिनके अंतर्गत बाजार हैं ये, जहाँ पर शेयरों की खरीद बिक्री होती है, सारी बॉम्बे में है। देखो पहला है अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के नाम से इसको जानते हैं। 1991 में फेरवानी समिति थी जिसने सिफारिश करी थी। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। IDBI इसका प्रमोटर है, LIC वगैरह इसके अन्य ऐसे थे जिन्होंने इसको सहयोग दिया था साथ में। मेन प्रमोटर यही था, बाकी स्पॉन्सर थे। 1994 में ये ऑपरेशनल हो गया था, मतलब दुकान खोल दी थी, शटर ऊंचा करके काम धाम चालू कर दिया था। इसके 2 इंडेक्स होते हैं। एक्चुअली क्या होता था, यहाँ पर एक सूची बना दी जाती है जिसमें सारी कंपनियों के नाम होते हैं और उन कंपनियों के शेयरों में, मतलब आपने जो पैसा लगाया है, प्रति शेयर के भाव ऊंचे नीचे होते रहते हैं, उनको इंडेक्स बोलते हैं ना। एक सूचकांक होता है जिसमें सभी कंपनी के नाम होते हैं और उसमें आता रहता है भैया तुम्हारे कंपनी के शेयर बढ़ गए, कम हो गए, इसको इंडेक्स बोलते हैं। ऐसे ही सूचकांकों में 2 सूचकांक यहाँ पर होते हैं जिसको बोलते हैं S&P CNX 50 और S&P CNX 500। कतई ज़रूरत नहीं है दिमाग लगाने की, बस देख लो, है ना। एग्ज़ाम में आना है ना, आया था ना, आना है ना, आने की मुझे उम्मीद लगती है, लेकिन फिर भी ध्यान तो कर लो भैया ऐसे इंडेक्सेस होते हैं इसके अंतर्गत। और 49% फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसके अंतर्गत आप कर सकते हो। अच्छा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, 1875 में आपने देखा ही था भैया स्थापित हुआ था। 2005 में इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दिया था। और ये स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे के नाम से पहले इसको जानते थे। 2002 में इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलने लग गए। और साउथ एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है। और इसके यदि आप सूचकांक देखते हो तो ये 4 प्रमुख सूचकांक हैं। सेंसेक्स, जिसको आप संवेदी सूचकांक बोलते हैं, समाचारों में भी आप सुनते हैं, अखबारों में भी देखते हैं। ये दोस्तों अपने देश के 30 प्रमुख कंपनियां इसके अंतर्गत लिस्टेड हैं जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को इंगित भी करती है कि भैया प्रमुख ये जो 30 कंपनी जिनकी मार्केट कैपिटल बहुत ज़्यादा है, इनकी स्थिति क्या है यह बताती है। तो हम कह सकते हैं कि सेंसेक्स 30 जो है 30 कंपनीज़ का है, ये हमारे देश की जो शेयर बाज़ार को प्रतिनिधित्व करने वाला प्रमुख सेंसेक्स यही है। ठीक है। दूसरा भैया ये BSE 200 है। ये BSE 200 देसी कंपनी जो है और विदेशी लोग जब इन्वेस्ट करें उसके लिए इसी को कन्वर्ट करके डॉलर 2200 कर रखा है। इसमें आपके डॉलर वगैरह में आपके खरीद बिक्री हो जाती है। ऐसी BSE 500 है और ये नेशनल इंडेक्स है, राष्ट्रीय सूचकांक है। राष्ट्रीय सूचकांक भी BSE की घटकों के अंतर्गत आता है। मतलब BSE बड़ी दुकान है, इसके अंतर्गत इसने 4 दुकान खोल रखी हैं, समझ गए आप। ये मतलब मॉल है BSE, इस मॉल के अंतर्गत ये 4 दुकान है। अगला है OTCEI। देखो ये ओवर द काउंटर एक्सचेंज रेट ऑफ इंडिया। ये हमारे देश के जो लघु और मध्यम उद्योग थे उनको भी भैया कंसिडरेशन मिले, उसके लिए OTCEI खोला गया था। ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। USA का जो नास्डेक है उससे प्रेरित है। नास्डेक में क्या था कि पूरे अमेरिका में जितने भी मार्केट थे उसका नेटवर्क इंटरलिंकिंग बहुत स्ट्रांग था। उसी के मद्देनज़र इसको स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था, सन 1 को याद करने की कतई आवश्यकता नहीं है। ISE क्या, इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या था भैया, इस ISE के अंतर्गत हमारे देखो क्या है, प्रादेशिक स्तर पे भी स्टॉक एक्सचेंज खुले हुए थे। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे जयपुर स्टॉक एक्सचेंज है राजस्थान में, ऐसे हर स्टेट में आपको कोई ना कोई स्टॉक एक्सचेंज मिल जाएगा, लेकिन हर स्टेट का स्टॉक एक्सचेंज इतना मजबूत नहीं होता। तो उन स्टॉक एक्सचेंजों को एक मजबूत प्लेटफॉर्म देने के लिए सबको जोड़ दिया और जोड़ के ISE को इंटरकनेक्ट कर दिया, मतलब सारे एक्सचेंजों को इंटरकनेक्ट कर दिया। इसी को बोलते हैं इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें सभी प्रादेशिक जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंतर्गत आते हैं। इंडोनेक्स्ट क्या है, ये छोटी कंपनियाँ, इनको भी भैया प्लेटफॉर्म देने के लिए इंडोनेक्स्ट करके एक बना दिया प्लेटफॉर्म, दुकान बना दी कि भैया तुम इसमें जाओ, समझ गए। अब इसमें पेड अप कैपिटल कितनी होती है, कितनी चुकता पूंजी वाली कंपनियां लिस्टेड होती है, उसके लिए आपको दिमाग लगाने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये समझ गए भारत के प्रमुख शेयर बाजार। इसमें आगे चलें, देखो इनके जो प्रश्न है ना बहुत मुश्किल से 1 या 2 आते हैं और वो भी बड़े ऐसे प्रश्न आते हैं, सतही प्रश्न आते हैं जो आपके करंट की नॉलेज से आप आराम से कर सकते हो। चलें आगे। शेयर मार्केट जैसे हमने समझा, ऐसे एक मार्केट और होता है जिसको हम बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। क्या बोलते हैं, कमोडिटी मार्केट। अच्छा एक काम करना, ये जो मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग की डेफिनेशन लिखी है, इस डेफिनेशन को आप बॉक्स बना के लिख लेना, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहती है। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और 2-3 चीज़ें और होती हैं फॉरवर्ड ट्रेडिंग, जो मैं भी आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगा
चलो कॉम्पिटिटिव बाजार क्या होता है एक बार वह देख लो। जैसे कि शेयर मार्केट में तो आपने देखा था कि किसी कंपनी के आपके जो शेयर्स थे उन शेयर्स की हमने खरीद बेच करी थी, समझ गए। और आपने जिस कंपनी के शेयर्स खरीदे थे उसके लिए क्या होता है, शेयर मार्केट में एक अकाउंट खुलता है आपके ब्रोकर के पास जिसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। क्या खुलता है? डीमैट अकाउंट। इसको क्या बोलते हैं? डीमेटलाइज अकाउंट बोलते हैं। कैसा डीमेटलाइज अकाउंट? देखो ये जो अकाउंट होता है ना आपके ब्रोकर के पास, शेयर मार्केट से सपोज करो मेरी आपने कंपनी में 10 रुपये लगाए, तो 10 रुपये के मैंने आपको प्रतिभूति का एक कागज़ या कागज़ का टुकड़ा पकड़ा दिया, एक प्रमाण पत्र या दस्तावेज दे दिया कि साहब तुमने मेरी कंपनी में 10 रुपये लगाए हैं, 10 रुपये जितनी हिस्सेदारी तुम्हारी है, ठीक है। अच्छा, अब वो जो कागज़ का टुकड़ा होगा वो बेसिकली पहले जब ये डीमैट अकाउंट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं हुआ करती, तो बिल्कुल एक कागज़ का सर्टिफिकेट टाइप आपके पास हुआ करता था। लेकिन बाद में इसको डीमैट कर दिया, डीमेटलाइज कर दिया। डीमेटलाइज इन द सेंस कि जो मैंने आपको मेल पर जो सर्टिफिकेट या मेल पर आपको डिटेल भेजी है कि हाँ सब आपने 10 रुपये का निवेश मेरे कंपनी में कर दिया, उस 10 रुपये का क्या करेंगे, मैं आपको ये शेयर दिया, जैसे 10 रुपये का मैंने आपको एक शेयर दिया सपोज करो, तो वो एक शेयर इस डीमैट अकाउंट में शो करेगा। इस डीमैट अकाउंट में पैसे शो नहीं करेगा, इस डीमैट अकाउंट में शो करेगा। जैसे विकास जी की यदि मार्कर बनाने की कंपनी है तो इस मार्कर कंपनी का एक शेयर मेरे अकाउंट में पड़ा है। क्या? एक शेयर मेरे अकाउंट में पड़ा है। वो वैल्यू नहीं दिखाता, डीमैट अकाउंट ये बताता है कि किस कंपनी के कितने शेयर आपके पास पड़े हुए हैं, समझ गए। और डीमेटलाइज क्यों बोलते हैं इसको, कि भैया जो सर्टिफिकेट था, जो पहले आपको सर्टिफिकेट मिला करता था, अब क्या होता है, अब आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता, उसका डीमेटलाइज फॉर्म में आपको यहाँ पे यूनिट मिलके आपके शेयर अकाउंट में शो हो जाती है, समझ गए, ये समझ गए। अब अच्छा इसकी बात कर लेते हैं कमोडिटी की। कमोडिटी मार्केट में पहली बात तो कोई डीमैट अकाउंट नहीं होता है, ध्यान रखना। अभी मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सा एक बार इसको देख लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें की छोटे छोटे फंक्शंस हैं आपको सब ध्यान में आ जाएंगी। भारत में यदि मैं कमोडिटी की बात करूं तो देखो कमोडिटी क्या होता है, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो इसके अंतर्गत आते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट से क्या तात्पर्य हो गया, मैन मेड प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए, प्रभु ने जो प्रोडक्ट बनाए, भगवान ने जो प्रोडक्ट बनाए उनकी बात हो रही है। जैसे कि गेहूँ, तिलहन, चावल, तेल एटसेट्रा, ये सारे क्या होते हैं आपके कमोडिटी के अंतर्गत आते हैं। ये क्या प्रभु बना रहे हैं ना आपने, मतलब कि आपने इसमें कोई प्रोडक्शन करके उसका फॉर्म चेंज नहीं किया है, सिंपल इनकी बात कर रहे हैं। दाल कर दिया मैंने गेहूं का, इसमें अन्य भी होते हैं, 25-30 आइटम है, जब इनके आप साइट देखोगे तो मिल जाएंगे, आपको कतई ज़रूरत नहीं है। जिसको भैया कोई सेबी का एग्ज़ाम देना है या इस प्रकार के कोई एग्ज़ाम देना है उसमें आवश्यकता है, आपको केवल इसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। कमोडिटी के अंतर्गत वह आते हैं जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं और मैन मेड नहीं होते हैं ना, प्रोड्यूस्ड। आप इसमें बेसिकली थोड़ा बहुत कुछ फिनिश करते हैं तो वो हो सकता है, इसके अलावा बाकी जैसे कि आपने ये मशीनरीज बन रही हैं, ये सारे प्रोडक्ट नहीं आते इसमें, कार बन रही हैं, ये मार्कर बन रहा है, ये चीज़ें नहीं आएंगी, इसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स आते हैं। अच्छा, नेचुरल प्रोडक्ट्स में हम क्या देखते हैं, अन्न अनाज तो देखते ही देखते हैं हम भैया, कुछ सोना चांदी ऐसे बेस मेटल, प्रेशियस मेटल्स भी देखते हैं, ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, एक बार मैं आपको फ्यूचर ट्रेडिंग का एक हल्का सा बता दूं, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना बॉक्स में बता के, जब मैं आगे इसकी ट्रेडिंग बताऊंगा ना कि कैसे कैसे व्यापार करते हैं, उसमें से एक पार्ट फ्यूचर ट्रेडिंग का भी होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो कमोडिटी होती है ना, ये ट्रेड बेसिकली फ्यूचर ट्रेड होता है। क्या होता है? फ्यूचर ट्रेड होता है। जैसे सपोज़ करो कि मैंने आज गेहूँ खरीदने के लिए मन बनाया, समझे, कि मैंने देखा भैया सर्दियों में गेहूँ बोए हैं और इस बार सर्दियों में गेहूँ की फसल बहुत कम बोई गई है, या बारिश बहुत कम आई है, या सर्दी बहुत कम पड़ी है, तो उससे क्या हुआ, गेहूँ की फसल कम हो जाएगी। जिन्होंने भैया गांव में किसानी और खेती देखे होंगे वो जानते होंगे कि गेहूँ की फसल के लिए आपके मावट और सर्दी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अब भैया सर्दी ढंग से पड़ी नहीं, ना मावट ढंग से पड़ा, पानी ढंग से आप खेतों में नहीं दे पाए, तो क्या होगा, आपकी गेहूँ जब प्रोड्यूस होके आएगी, प्रोडक्शन होगा, तब क्या होगा, गेहूँ के दाम बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? अरे भैया मार्केट में गेहूँ की कमी है। तो मैंने क्या किया, फ्यूचर मार्केट में दिसंबर में ही 6 माह या 4 माह पूर्व ही गेहूँ का स्टॉक खरीद लिया, ठीक है। और किस में खरीद लिया? फ्यूचर ट्रेडिंग करते हुए कमोडिटी मार्केट में मैंने सपोज करो 100 बोरी गेहूँ खरीद लिए। क्या खरीद लिए? 100 बोरी गेहूँ खरीद लिए अभी, और उसके 1000 रुपये बोरी के भाव से मैंने गेहूँ खरीद लिए। और जब 4 माह बाद जैसी मैंने प्रेडिक्शन सोची थी वही स्थिति रही, और इस गेहूँ की बोरी के भाव हो गए 1500 रुपये प्रति बोरी। क्या हो गए? 1500 रुपये प्रति बोरी। तो मैं क्या करूँगा, 1500 रुपये प्रति बोरी में ये सामान बेच दूंगा। अच्छा, अब देखो इसमें 2-3 लाभ है, उनको समझ लो आप।
ये जो मैंने गेहूँ खरीदा था ना, इसमें पहली चीज़ तो मेरे घर में मुझे 100 की 100 गेहूँ की बोरी उठा के लानी नहीं पड़ी। ये सारी क्या होता है, ये सारा आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चलता है, अभी इतना समझ लो। अब मैं इसके आगे बढ़ूंगा ना, आपको वो ध्यान आ जाएगा। अच्छा, ये कॉमोडिटी मार्केट के लिए दुकान कौन सी होती है, बाजार कौन कौन से होते हैं? इसके दो प्रमुख बाजार होते हैं, एक होता है MCX और एक होता है मेरे प्यारे दोस्तों NCDX। ये मैंने लिखा हुआ है ना, MCX और NCDX, ये दोनों मुंबई में हैं। अच्छा, इन दोनों के लिए कब किस वर्ष में हुए थे इसकी कतई आवश्यकता नहीं है, आप तो केवल ये ध्यान रखो। मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं नेशनल कॉमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज बोलते हैं। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं मैं इसके बाद कॉमोडिटी के बाद आपको समझा दूंगा। जो डिराइव करते हैं वो डेरिवेटिव्स होते हैं। लेकिन अभी समझ लो, ये दो दुकान है भैया, MCX और NCDX, जहाँ पर हम कॉमोडिटी का काम धंधा करते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ का विषय ध्यान रखना, ये जो मैंने आपको बताई थी कॉमोडिटी की, एक होती हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और एक होते हैं नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर, ये दो टाइप की हम भैया कॉमोडिटीज हमें देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर में आपने गेहूँ, तिलहन, दाल, मक्का ये सब देखे, ये इसके अंतर्गत आते हैं। कॉटन भी इसमें आती है। अच्छा, नॉन एग्रीकल्चर में क्या आ गए? नॉन एग्रीकल्चर में जब आप ये साइट देखते हो तो इसकी साइट, MCX की साइट वगैरह देखते हो तो हमें 3-4 इसके क्रम मिलते हैं। वो क्रम कौन कौन से होते हैं? जैसे कि एक तो होता है बूलियन। बूलियन आप सभी जानते होंगे, बूलियन, या इसको बोलते हैं प्रेशियस मेटल। क्या बोलते हैं? प्रेशियस मेटल। अच्छा, बूलियन में गोल्ड और सिल्वर आते हैं, इसलिए इसको प्रेशियस मेटल में डालते हैं। गोल्ड और सिल्वर में जो हम खरीद बेच करते हैं वो बूलियन करके प्रेशियस मेटल के अंतर्गत आता है। अब इसमें जो कुछ इंडेक्सेस बने हैं वो भी ऐसे ही बने हैं, बूलियन इंडेक्स, एग्रीकल्चर का कॉटन इंडेक्स, ऑयल इंडेक्स। अच्छा, दूसरा कौन सा होता है अपना? एक होता है दोस्तों बेस मेटल। बेस मेटल से मेरा क्या तात्पर्य है? एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, ये सारे आपके बेस मेटल के अंतर्गत आते हैं। और एक तीसरा होता है एनर्जी। क्या होता है दोस्तों मेरे? एनर्जी। देखो, आपको इसके बारे में केवल ब्रीफ जानकारी होनी चाहिए, जो मैं आपको पूरी दे दूंगा। इसके अलावा ज़्यादा दिमाग मत लगाना। फिर कह रहा हूँ, ब्योमकेश बख्शी मत बनना। ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको अगर 20% चाहिए तो मैं आपको 60, 70, 80% दे रहा हूँ, समझ गए? एक्स्ट्रा दे रहा हूँ 2 से 3 गुना, खास तौर पे इसके लिए। और बाकी तो क्या है भैया, जब हम करंट पढ़ते हैं तो करंट से रिलेटेड जब हम एग्रीकल्चर के जब टॉपिक्स आते हैं तो उसमें हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है। देखो, मैं जितना भी अभी आपको इसके बारे में ब्रीफ कर रहा हूँ ना, ये सारा आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए केवल आप इसकी बेसिक एक संकल्प ना समझ लो, क्योंकि आप सभी जानते हो कि मेंस के अंतर्गत हमारे 10 टॉपिक में से इकोनॉमी में पेपर 3 में 4 तो अकेले एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। लेकिन फिर भी जितना मैं बता रहा हूँ ये सफिशिएंट रहेगा, इसको केवल एक बार समझ लो। एग्रीकल्चर में क्या आ गया आपके भैया? ये सब आ गए, गेहूँ, तिलहन, दाल, चावल, तिल, कॉटन, ये सारे इसके अंतर्गत आ गए। और ये जो खरीद बिक्री होती है ना, सामान्यतः एग्रीकल्चर की जो खरीद बिक्री होती है मेरे प्यारे दोस्तों, वो होती है NCDX में, नेशनल कॉमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। NCDX के अंतर्गत ज़्यादा खरीदारी किसकी होती है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की होती है, मतलब जो एक्सचेंज होता है कॉमोडिटी का। और नॉन एग्रीकल्चर MCX में होती है। MCX, ये लो सा, MCX के अंतर्गत होती है। अच्छा, सामान्यतः बोला, लेकिन क्या होता है NCDX में एग्रीकल्चर के अलावा आई थिंक कॉपर की भी इसमें एक्सचेंज होता है, मतलब कि विनिमय होता है, खरीद बिक्री होती है। लेकिन 95% या 99% क्या होता है एग्रीकल्चर का सारा जो एक्सचेंज होता है, जो खरीद बिक्री होती है, वो NCDX में एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है। MCX में क्या होता है? MCX में पूरी तरीके से इसमें भी 95 या 98% आपका ये जो नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो इस MCX के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, एनर्जी में कौन कौन से आ गए? एनर्जी में दोस्तों अपना पेट्रोल आ गया, गैस आ गया, इस प्रकार के जितने अपने गैसोलिन प्रोडक्ट आ गए वो सब किस में आएंगे? एनर्जी के अंतर्गत आएंगे। स्पष्ट है? ये बाइफिकेशन समझ गए आप? अच्छा, फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको बता देता हूँ एक बार, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, फिर भी एक बार डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ। किसी भी वस्तु की भविष्य की कीमतों का अनुमान लगा के, भविष्य की कीमतों का अनुमान लगाकर उसकी खरीद फरोख्त करना, अर्थात वायदा कारोबार करना, कीमत का व्यापार कहलाता है। ये बेसिकली फ्यूचर ट्रेडिंग है, समझ गए ना? यही बात है। अच्छा, मैं इसमें अब आपके लिए आगे बढ़ता हूँ, इसको और समझ लेना। अच्छा, ये क्या है? NMCA और ICX, ये भी दो हमारे ट्रेडिंग सेंटर हैं, ये भी दो बाजार हैं, है ना, दुकान है। ये जो है नेशनल मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज, केवल N से नेशनल बन गया, इसका अहमदाबाद में है। ये फॉरेन से बेसिकली एसोसिएटेड है ना। और ये ICX क्या है? ये गुरुग्राम में है, और ये भी कॉमोडिटी एक्सचेंज है, ठीक है ना। मुंबई, अहमदाबाद और गुरुग्राम। हमारे यहाँ पे मोस्ट प्रोमिनेंट जो है वो MCX और NCDX है, और MCX की स्थिति इसमें सबसे बेहतर मानी जाती है।
चलो इसको फटाफट आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि भैया इसके अंतर्गत खरीद बिक्री कैसे होती है ना, ये देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। भारतीयों को सबसे ज़्यादा लुभावना कौन सी चीज़ लगती है कमोडिटी में? बिल्कुल सही सोचा आपको, स्वर्ण, सोना सबसे सुहाना लगता है। क्या लगता है? स्वर्ण। स्वर्ण पे चलते हैं ना। गोल्ड, अच्छा इसमें गोल्ड कमोडिटी जो है उसका कैसे खरीद बिक्री होती है और इससे क्या लाभ है आपको, वो भी थोड़ा सा ध्यान में आ जाएगा। वैसे बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट होता है ये। यदि मैं गोल्ड का एग्जांपल लेके आपसे बात करूं तो समझो एक बार। दो दोस्त थे, राम और दूसरा दोस्त था श्याम। समझ गए? ये लो साहब, दोनों बहुत ही खुश थे और श्याम भी बहुत खुश रहता था। देखो मेरा तो फिर भी भैया इन मार्केट्स में बिल्कुल विश्वास नहीं है। अपनी मेहनत से काम धाम कर लो, वो बहुत बढ़िया है। लेकिन देखो हमारे किसानों के लिए और भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बूस्ट देने के लिए इन मार्केटों का बहुत बड़ा योगदान है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो कमोडिटी मार्केट है, आपको एक बात और बता दूँ, जितना आप शेयर मार्केट का आपका टर्न ओवर या ट्रांजेक्शन होता है ना, उससे 5 गुना टर्न ओवर ट्रांजेक्शन इसका होता है कमोडिटी मार्केट का ना। देखो हमने देख लेते हैं भैया गोल्ड में क्या होता है। देखो हम मार्केट देखते हैं कमोडिटी का। आपको सोना खरीदना है तो क्या जाएगा? सुनार के पास जाओगे आप खरीदने। चांदनी खरीदनी है तो सुनार के पास जाओगे। यदि गेहूं वगैरह आपको बड़े गेहूं में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको कोई आड़तिया को जाकर पकड़ना पड़ेगा। मैं गोल्ड की बात करता हूं तो जैसे राम ने तो क्या किया, राम गया भैया सुनार के पास और सुनार से गोल्ड लेके आया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भैया सपोज करो 10 ग्राम लेके आया, 10 ग्राम सोना खरीद के लेके आया, अपनी पत्नी को दिया और बोला कि लो साहब खुश हो जाओ और ये आप रख लो अपने तिजोरी में। वो पत्नी ने खुशी खुशी भैया वो रख लिया अपने पास, संभाल के वो रखना पड़ा। दिन में 1-2 बार देखा, जब नया नया गोल्ड लेके आए थे, फिर हर 2-3 महीने में देखते थे भैया स्थिति कैसी है गोल्ड की, चोरी तो नहीं हो गया, संभला हुआ है नहीं संभला हुआ है। समझ गए? तो 10 ग्राम क्या लेके आया? गोल्ड लेके आया फिजिकली और ला के अपनी तिजोरी में रख दिया। श्याम ने क्या किया भैया? श्याम ने भी स्वर्ण खरीदा। समझ गए? श्याम ने भी 10 ग्राम ही सोना खरीदा और एक साथ ही दोनों ने खरीदा। सपोज करो 10 ग्राम सोना इनने 50,000 रुपये का खरीदा। के से मतलब 1000, ठीक है। इसने भी मेरे प्यारे दोस्तों 50,000 का सोना खरीदा और एक साथ ही इन्होंने खरीदा था। लेकिन श्याम ने क्या किया? श्याम ने कमोडिटी मार्केट में खरीदा, मतलब ऑनलाइन जो मार्केट है वहाँ पर खरीदा। और कमोडिटी मार्केट में जो आप खरीद बिक्री करते हो वो किस पर होता है? मार्जिन मनी पर होता है। ये मार्जिन मनी क्या है? देखो कभी आपने कभी ज़मीन वगैरह आप खरीदोगे, आगे जब अधिकारी बन जाओगे, अपने लिए मकान बनाओगे, तो जब वो लैंड या प्लॉट खरीदोगे तो वो मार्जिन मनी आप इनिशियली देते हो कि साहब जैसे 10 लाख का प्लॉट है तो इनिशियली मैंने आपको 5,000, 10,000 या 1 लाख रुपए दे दिए, मार्जिन मनी दे दी, तो अब ये प्लॉट मेरा हो गया। अब धीरे धीरे या तो मैं व्यवस्था करके आपको पैसा दे दूंगा। और एक बार क्या होता है, यदि मार्जिन मनी आपने दे दी, सपोज करो 1 लाख रुपये, और कई बार क्या होता है कि आपके पास कोई बड़ा ग्राहक आ जाता है कि साहब मैंने वो प्लॉट लिया था, वो 12 लाख में कोई लेने वाला आ गया, तो जिसको आपने 1 लाख रुपए मार्जिन मनी दिए ना, वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि साहब देखो अब मैं आपको नहीं दूंगा ये प्लॉट, ठीक है ना। मार्जिन मनी देते ही वो आपकी संपत्ति हो गई और आप उसको 12 लाख में बेच के 10 लाख रुपए तो उसको दे दो जिससे आपने प्लॉट खरीदा था, तो 2 लाख रुपए आप क्या कर सकते हो, अपना लाभ अलग से रख सकते हो। ये सेम बेसिकली यहाँ इम्प्लीमेंट होता है। यहाँ पर मार्जिन मनी में काम होता है और मार्जिन मनी 5 से 10%, क्या 5 से 10% मार्जिन मनी पर यहाँ पर काम होता है। अब सपोज करो 50,000 रुपये का आपने सोना खरीदा, 5 से 10%, मैं 10% मार्जिन मनी पकड़ लेता हूँ, तो कितना हो गया? 5,000 रुपये दिए उसने भैया, मतलब कि जिस भी दलाल के पास इसका अकाउंट है उस अकाउंट में 5,000 रुपये अपने अकाउंट में जमा करा दिया और उस 5,000 के बदले में कितना सोना लिया है? 10 ग्राम का 50,000 रुपये का सोना लाके उसने खरीद लिया। और भाई साहब ने कितने पैसे दिए थे? 50,000 रुपये दिए थे। अब 2 महीने बाद क्या होता है? 2 महीने बाद ये सोना हो गया 55,000 का। कितने का? 55,000 का। और राम श्याम ने सोचा कि साहब अब इसको बेच देते हैं। क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। एक बारी दोनों ने खरीदा, समझ गए, और अब साथ साथ ही बेच रहे हैं, समझ रहे हो। अब मुझे बताओ भैया, 55,000 रुपये का बेचा 2 महीने बाद, अब भैया शाम को कितने का लाभ हुआ?
5,000 रुपये का। कितने का लाभ हुआ? 5,000 रुपये का। और सॉरी, राम को कितने का लाभ हुआ? 5,000 रुपये का। शाम को भी 5,000 रुपये का लाभ हुआ था, लेकिन उसका रिटर्न देखो आप, अरे भैया 5,000 रुपये लगा के वो 5,000 रुपये की उसने कमाई कर ली। अगर मैं इसकी रिटर्न देखूं तो भैया 100% रिटर्न आ रही है इसकी, समझो आप। उसने नहीं लगाए थे ना 50,000 रुपये, तो उसने तो केवल मार्जिन मनी पे इन्वेस्ट किया था। 5,000 रुपये लगाई और 2 महीने बाद ही 5,000 रुपये ले लिए उसने बेच के। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मार्जिन मनी पर ही उसने 100% के आसपास रिटर्न प्राप्त कर लिया। और यदि मैं इन भाई साहब की बात करूं तो 5,000 कितने पे प्राप्त किए? 50,000 रुपये प्राप्त किए। लो इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं, 3 जीरो ये गई, 1 जीरो ये गई, 5 से 5 गई, 10% का रिटर्न प्राप्त किया इन्होंने। सिंपल 10% का 2 महीने में रिटर्न प्राप्त किया। अब इसका रिटर्न कितना था? इसका रिटर्न ज़्यादा था। मात्र 5,000 रुपये लगाया, 50,000 रुपये का सोना लेके आया और उस पर कितना रिटर्न ले आया भैया? बिल्कुल 5,000 रुपये का पूरा रिटर्न लेके आ गया। समझ गए? तो ये फ़ायदा होता है भैया कमोडिटी मार्केट में, लेकिन ये बड़ा वॉलेटाइल नेचर का होता है। देखो मेरा विश्वास तो आज भी इसी पर ही है। क्या? आज भी इसी पर ही है ना, इसको अन्यथा मत लेना इसमें। लेकिन क्या होता है, सपोज़ करो आपने सट्टा लगा दिया 5,000 रुपये का। आपने कई बार क्या करता है व्यक्ति, जेब में तो 50,000 रुपये राम के पास तो थे, श्याम के पास नहीं थे। तो श्याम क्या करेगा, मेरे पास भी तो 5,000 रुपये है, राम जितने में 50,000 रुपये का सोना ला रहा है वो तो मैं 5,000 रुपये में ले आऊँगा। समझ गए? अब होता क्या, सपोज़ करो भैया इसकी रेट डाउन हो गई तो 50,000 का 40 या 45,000 रुपये रह गया तो क्या होगा? पूरे 5,000 रुपये गए आपके, वो तो 5,000 रुपये आपके अकाउंट से एडजस्ट कर लेगा, जहाँ पर भी आपने सोना ब्लॉक करवा रखा है। इन भाई साहब के पास लेकिन सोना तो है फिजिकली, समझ रहे हो? इसमें क्या होता है, अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि साहब ये 5,000 रुपये में इसने सोना खरीद बेच कैसे लिया? अरे भैया 5,000 रुपये उसने जमा कराया तो फिजिकली सोना भी तो नहीं लिया। जब फिजिकली सोना नहीं लिया तो उसी प्रकार से नॉन फिजिकली इसने बेच दिया। अब इसके अंतर्गत ये खरीद बेच की सामान्य जानकारी आप ध्यान करना, इसमें व्योमकेश बख्शी बनने की कतई आवश्यकता नहीं तो चक्कर पड़ जाएगा। शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में तैयारी छोड़ के काम धाम कर रहे हैं ना, तो इसको आगे समझना। लेकिन इसको अभी इतना ही समझ लेना जितना मैंने बताया है, और आशा करता हूँ इतना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। कैसे खरीद बिक्री हुई है आपको ध्यान में आ गया? ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखो 2 प्रश्न इसके और देख लेते हैं। ये 2 प्रश्न अपने काम आएंगे सामान्यतः जब हम पेपर 3 मेंस के लिए पढ़ेंगे। जैसे ही अपना प्री का कंप्लीट हो जाएगा हम मेंस पे कूद जाएंगे। समझ गए ना? मेरा प्रयास ये है कि दिसंबर तक तुम्हारे चारों जो पिलर हैं जनरल स्टडीज़ के वो पूरे हो जाएं, और उसके बाद हम उसको मेंस ओरिएंटेशन लेके चलें। दिसंबर के बाद तुम मेंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, और दिसंबर से लेके मार्च तक अच्छे से मेंस की प्रैक्टिस कर लो। और अप्रैल और मई, मतलब अब मार्च के बाद के 2.5 माह में आप अच्छे से फिर प्री की तैयारी दोबारा से कर लें। मतलब कि अपने प्री के जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप उसमें कूद जाएँ, फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस पे, करंट अफेयर्स पे, उस पर ध्यान देना स्टार्ट कर दें। तो क्या होगा, जून तक आपके मेंस का आप 3 माह जो तैयारी करेंगे जनवरी से लेकर मार्च तक, आपने जो दिसंबर तक अपना कोर्स कंप्लीट किया है उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आपके पास जो 80 दिन बचेंगे, 80 दिन में से 2 माह में 60 दिन में रिकैप कर लेंगे सारा, मतलब कि प्री के बाद, और मेंस में बैठ जाना और सारे पास हो जाना, पास होकर अधिकारी बन जाना सारे के सारे। ठीक है, चलिए एक बार ये 2 चीज़ें देख लेते हैं। ये कमोडिटी मार्केट जो है कि भैया कमोडिटी मार्केट लाभदायक क्यों, इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट समझो एक बार। एक तो क्या हो गया, आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। कैसे? देखो आपको घर बैठे बैठे आपको कितने सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, निवेश कर सकते हो, खरीदारी कर सकते हो, बेच सकते हो बैठे बैठे, और वो भी मार्जिन मनी पर। ये आपको डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण वाला बाजार देखने को मिलता है। दूसरा डिमांड और सप्लाई। देखो ये क्या करता है, आप आइडिया लगा सकते हो, और ये जो पूरा मार्केट होता है ना, डिमांड और सप्लाई पे इसकी प्राइसेस कम और ज़्यादा होती रहती है। तो इसमें भी क्या कर लेते हैं अपन, जैसे सपोज़ करो कहीं कम बारिश हुई, ज़्यादा हुई, या आप कोई प्रेडिक्शन करते हैं, तो इसके अंतर्गत आप मार्केट के साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, निकाल सकते हैं आराम से। समझ गए? दूसरा, एक्ट एज ए कुशन। कुशन का काम कैसे करता है? अरे कुशन का काम ऐसे कर रहा है, केवल 5 या 10% मार्जिन पे तो हम खरीदारी कर लेते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन का काम करता है, आपको बहुत ज़्यादा निवेश करने की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, वाई कमोडिटी एक्सचेंज इन इंडिया, हमारे भारत में इसकी क्या उपयोगिता रहेगी, इसको भी देख लें एक बार। ये कुछ बिंदु हैं जिनको आप लिख लेना, केवल इतना लिख लेना। जैसे कि पहला है कि हमारे देश की जो जीडीपी है ना भैया, 47% जीडीपी कमोडिटी रिलेटेड है। ये नॉन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारी आज भी जो इकोनॉमी है वो 47% डिपेंड करती है। दूसरी, जो हमारी वर्तमान में जीडीपी है वो एग्रीकल्चर से कितने रिलेटेड है, 15% जीडीपी हमारी एग्रीकल्चर से आ रही है। तीसरी बात, 50% ऑफ पॉपुलेशन डायरेक्टली किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे।
प्रत्यक्ष तौर पर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट 50% जनसंख्या भारत में आज भी विद्यमान है। चौथी बात, 55% फिजिकल मार्केट यार्ड है, मतलब कि जो आप मंडी के बड़े बड़े वो गोडाउन देखते हैं ना, कम से कम 7,500 फिजिकल यार्ड आपके पास है, जहाँ पर ये सामान आप इसका स्टोर रहता है। वहाँ पर आप क्या कर सकते हो भैया, अपनी खरीद बिक्री ऑनलाइन कर सकते हो। सामान तो कहीं यार्डों में पड़ा है, ध्यान रखना, लेकिन आप कमोडिटी में एक्सचेंज करके किसानों को भी लाभ दे सकते हो। भैया किसानों को पहले ही मालूम पड़ जाता है। कैसे मालूम पड़ गया? सपोज करो मैंने गेहूँ में पैसा लगाया, क्या गेहूँ में पैसा लगाया दिसंबर में, और उसके लोगों ने खूब सारा पैसा लगाया, तो क्या लगा, डिमांड बढ़ गई भैया गेहूं की। और जैसे डिमांड बढ़ गई तो किसान क्या करेगा, उसको मालूम है कि भैया आज से 6 महीने बाद इसके ये भाव होने वाले हैं, तो क्या करेगा, गेहूं बो देगा। क्या करेगा, गेहूं बो देगा। समझ गए ना, गेहूं में अपना बल लगा देगा और गेहूं के उसको अच्छे भाव मिल जाएंगे। समझ गए, इसमें भी ये लाभ देता है। ये मोटे मोटे इसके 2 बाइफिकेशन है। अच्छा, इसमें और आपका 2-3 चीज़ें और क्या रह गई हैं, ठीक है। हाँ, वो 3 मार्केट और बता देता हूँ मैं आपको। फ्यूचर, इसकी ट्रेडिंग किन किन मार्केट्स में होती है, फ्यूचर, फॉरवर्ड और ऑप्शन मार्केट। आप सभी ध्यान रखो, ये जो अंग्रेजी की शब्दावली बोल रहा हूँ ना मैं आपसे, आप इन्हीं अंग्रेजी की शब्दावली में इनको ध्यान रखना बिल्कुल। अगर मैंने फ्यूचर मार्केट बोला तो आप फ्यूचर मार्केट ही ध्यान रखना, समझ गए। और फ्यूचर मार्केट तो आप इतना तो समझ ही सकते हो कि भैया मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, कोई भविष्य के वायदे की कारोबार की बात कर रहा हूँ आपसे, समझ गए। और मेरा तो आपसे आग्रह ये है कि जो मैं अंग्रेजी की ये जो शब्दावली बोल रहा हूँ, आप तो इन्हीं में याद करना। हाँ, इतना कर सकते हो कि फॉरवर्ड मार्केट लिखी तो उसका जब हम हिंदी का किसी अर्थ की बात कर रहे हैं तो लिख लेना आगे भैया, जिससे आपको याद आ जाए, ध्यान आ जाए। पर अंग्रेजी में करो तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। लेकिन इसमें भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ये भी आप हिंदी में आराम से ट्रांसलेशन कर सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन विविधीकरण हो गया, डिमांड और सप्लाई मांग आपूर्ति हो गया, एक्ट एज ए कुशन, मतलब क्या हो गया कि ये आपके लिए एक जो धक्का नहीं लग जाए, समझ गए ना, कुशन के रूप में काम करता है। आप तो यूँ लिख लो, कुशन के रूप में कार्य करता है, समझ गए। और कमोडिटी एक्सचेंज क्यों भैया इंडिया में जरूरी है, ये तो भैया मार्केट से, ये एक्सचेंज इंडिया में क्यों लाभदायक है उसके बारे में देख लो भैया, इसलिए जरूरी है। ये डेटा है जो आराम से लिख लेना आप, 47%, 15%, 50%, और ये 7500 फिजिकल मार्केट, इतना ठीक है। देखो आपके दिमाग में एक बात और आनी चाहिए कि साहब ये मार्केट है, इसको रेगुलेट कौन करता है। जैसे शेयर मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, सेबी करता है। सेबी के बारे में मैं आपको भी बताऊंगा, जो डेरिवेटिव्स की चर्चा करेंगे उसका सेबी के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। एक बार इसका देख लो भैया, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन कौन है, ये भैया इसको रेगुलेट करता था, इसको विनियमित करता था कि ये कहीं इसका स्पेकुलेशन के लिए यूज़ ना कर लें। क्या होगा, विकास जी तो चलो ठीक है, समझदार और बड़े सुशील और ठीक आदमी है, लेकिन कई बार क्या होते हैं, कोई ऐसे दुष्ट लोग आ गए जिन्होंने क्या किया, अच्छे से पैसा इसमें मांग बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट कर दिया, जैसे गेहूँ में करने लग गए, समझ गए। और उन्हें मालूम था भैया गेहूँ की फसल जो है वो ज़्यादा होगी या कम होगी, और उन्होंने भाव को अधिक इसमें करके इन्वेस्ट करके भाव को ऊपर नीचे करना स्टार्ट कर दिया। तो इन सब कामों के लिए निगरानी करने के लिए आवश्यक होता है। और एक हमने फॉरवर्ड मार्केट कमीशन बनाया था आज़ादी के तुरंत बाद 1953 में बना दिया था, समझ गए। अच्छा, ये फिर बाद में बैन कर दिया गया क्योंकि भैया इसकी निगरानी ये ढंग से नहीं कर पाए। ये जो कमोडिटी मार्केट था इसकी निगरानी नहीं कर पाए, बड़ा पोटेंशियल होते हुए भी इस मार्केट की हम निगरानी ढंग से नहीं कर पाए। आज़ादी के 60-70 साल बाद 2015 में क्या हुआ, 2015 में हमने जो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन था इसको किस में मर्ज कर दिया, सेबी में मर्ज कर दिया। तो अब वर्तमान में ये जो ऑनलाइन मार्केट आप कमोडिटी के देखते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है, सेबी के अंतर्गत आता है। 2015 28 सितंबर में सेबी ने इसको अपने अंदर मर्ज करवा लिया, और अब सेबी ही आपकी निगरानी करता है, रेगुलेशन सेबी ही करता है कि जितने भी MCX और NCDX या अन्य जो कमोडिटी मार्केट है वो कैसे फंक्शनिंग कर रहे हैं, उस पर पूरी निगरानी कौन रखता है, सेबी रखता है। ऐतिहासिक फैसला था ये। अच्छा, कमोडिटी मार्केट के प्रकार कैसे हैं, 3 प्रकार के इसमें बेटा मार्केट होते हैं, टाइप्स होते हैं, देख लो। एक होता है फॉरवर्ड, एक होता है फ्यूचर जो आपसे अभी मैंने चर्चा करी, एक होता है ऑप्शन। अब आपको कोई भैया सेबी की तो एग्ज़ाम, सेबी के कोई इंस्टीट्यूट की किसी पोस्ट की तो परीक्षा देनी नहीं है, केवल ये नाम देख लो और इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूँ। देखो फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है कि जैसे 2 पार्टियाँ बैठ जाती हैं आमने सामने, है ना। फॉरवर्ड मार्केट में जैसे मैं हूँ, मैंने मेरे किसी किसान के साथ बैठा, हम दोनों ने आपस में बैठ के तय कर लिया कि मैं तुम्हारी फसल लेता हूँ, खरीदता हूँ और ये दाम दूंगा इतने माह बाद, समझ गए। तो दोनों बैठ के एग्रीमेंट कर लेते हैं, फॉरवर्ड होती है। फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में कोई भी होता है, इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। फ्यूचर में आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, विश्व में कोई भी कर सकता है, और पूरे विश्व के मार्केट के हिसाब से ये कमोडिटी मार्केट चलता है। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखना, ये जो शेयर मार्केट होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये शेयर मार्केट का टाइमिंग तो होता है सुबह 9:50 से लेकर 3:30 बजे तक का दोपहर के,
लेकिन ये जो कमोडिटी मार्केट होता है विश्व के बाजारों के हिसाब से चलता है। सुबह 10 बजे खुलता है और रात के 11:30 बजे तक इसमें आपके खरीद बिक्री होती रहती है कमोडिटी मार्केट में। कैसे? अरे भैया हमारे यहाँ तो दिन हो गया, अब कहीं और दिन होगा, वो तो लेट होगा, 3-4 घंटे बाद होगा। दुबई में होगा या लंदन में होगा, वो तो 5 घंटे बाद होगा, समझ गए? वहाँ मार्केट 5 घंटे बाद चालू होगा। तो सभी जगह पर कमोडिटी मार्केट सामान्यतः लंबे समय तक चलता है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 10 बजे से लेके आपके 11:30 बजे तक चलता रहता है। इससे क्या लाभ होता है? देखो, पोटेंशियल तो बहुत है कमोडिटी मार्केट में। अब कमोडिटी मार्केट अगर क्षेत्र वाइज खुलेंगे, और आप आज भी जानते हो कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कितना बिखरा हुआ है, बिल्कुल अभी भी ऑर्गेनाइज नहीं है, समझ गए? किसान को 20 रुपये किलो सब्जी बेचनी पड़ती है अपनी मंडी में, जो 100 रुपये किलो बिकती है जाके आपके जब हमारे घर के आसपास सब्जी वाला लेके आता है। बताओ, उस किसान को 20 रुपये की सब्जी को तुम 100 रुपये बेच रहे हो। और भी विडम्बना देखो, अगर वो कोई बहुत पॉश एरिया में तो वही 20 रुपये की सब्जी आपको 120 में भी मिल जाएगी, समझ गए? और कहीं पर आपको बिल्कुल गरीब तबके का एरिया है और वो भी उसमें भी सॉर्टिंग होगी, ख़राब सब्जी आपको 60-60 रुपये किलो तक बिक जाएगी। किसान को क्या मिला? किसान के हाथ में कुछ नहीं पड़ा। तो इसलिए भैया कमोडिटी मार्केट से आप प्राइसेस के माध्यम से किसानों को एम्पावर कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको भैया? सभी स्टेट्स में इस प्रकार के मार्केट को बल देना पड़ेगा। बल देने से मेरा तात्पर्य उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी वाइज साउंड करना पड़ेगा, और उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ किसानों को जोड़ना पड़ेगा। किसान क्या कर सके? तुरंत ही अपनी फसल को कमोडिटी मार्केट से बेच सकते हैं। ये काम हो रहा है, समझ रहे हो? ये फ्यूचर ट्रेडिंग के माध्यम से अब किसान करने लग गए हैं। लेकिन अभी भी भैया ये काम को बहुत आगे तक लेके जाना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि जो हमारे पॉलिटिशियन है वो चाहते ही नहीं है ये। क्यों? अगर किसान एम्पावर हो गया, समझदार हो गया, तो इनको मैनिपुलेट कौन करेगा? 70% तो आज भी ग्रामीण आबादी है ना, उनको तो बावड़ा बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। चलो, फ्यूचर ट्रेडिंग ये होगी। और ऑप्शंस में भी क्या होता है? ऑब्लिगेशन होता है। मतलब कि ऑप्शंस में 2 या 3 जने बैठ के, जैसे मैंने प्राइवेट आपको बताया था कि 2 जने पार्टी बैठ के खरीद बिक्री कर ली। ऑप्शंस भी सामान्यतः कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है ना? ऑप्शंस मार्केट ऐसा होता है। फ्यूचर मार्केट आपने देख लिया, फॉरवर्ड मार्केट आपने देख लिया। इनकी टर्मिनोलॉजीज बस आप समझ जाओ, ये मेरा आपका ध्येय था। अच्छा, चिंता मत करो, जैसे ये पूर्ण हो जाएगा ना, उसके बाद मैं आपके साथ इनकी कुछ शब्दावली हैं, है ना, इंपॉर्टेंट 10-15 टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनकी पूरी डेफिनेशन सहित आपके साथ चर्चा कर लूँगा। तो देखो, ये अपना कमोडिटी मार्केट ऑलमोस्ट पूरा हो गया, ठीक है ना? इसके बारे में आपको बेसिक सारी जानकारी हो चुकी है। अब हम आगे देखेंगे इसमें डेरिवेटिव्स के बाद हम देखेंगे भैया जो हमारे शेयर मार्केट है कैसे ऊपर चढ़ता है, कैसे नीचे गिरता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और कुछ और उसमें शब्दावली की जो मैंने आपसे बातचीत करी, उन शब्दावली को भी देख लेंगे, सेबी को भी देखेंगे इसके बाद में। चलिए साहब, चलिए देखो, आज तो हम इतना ही करते हैं। सैटरडे मतलब कि टीचर्स डे के दिन मैं इसको बाकी का इसका पार्ट पूरा कर दूंगा, और आपको सैटरडे को लेट तक नहीं तो संडे को मॉर्निंग में ये प्रोवाइड करा दूंगा। तो वो कई बार था कि इस बार हम डिले हो गए ना, एक दिन की क्लास तो नहीं हो पाई। फ्राइडे को जैसे अपनी क्लास नहीं हुई, सैटरडे को नहीं हुई, तो मेरा प्रयास रहेगा भैया 1.5-2 घंटे की क्लास करके आपको मैं संडे को प्रोवाइड कर दूँ, तो जो बैकलॉग रहा है अपने 1.5-2 दिन का वो पूरा हो जाए। और बाकी भैया 2-3 क्लास जो हुई है उसको रिवाइज कर लेना। तो क्या होगा कि जो हमारे 5 दिन की पढ़ाई का हमने एक शेड्यूल लेके चले थे वो पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज इसी नोट पे मैं समाप्त करूंगा। और कल के शिक्षक दिवस की, देखो ये वीडियो तो आएगा लेट, है ना? तो लेट इन द सेंस क्या रहेगा, सपोज करो सैटरडे को आता है या आपका संडे को आता है, तो आपको मैं ये जो आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ, ये 2 दिन पहले ही जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका आ रहा है। तो मैं आपको अभी शुभकामनाएं दे देता हूँ शिक्षक दिवस की। देखो, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है तुम विद्यार्थियों से, समझ गए? तो मेरे तो तुम जितने भी विद्यार्थी हो सारे के सारे तुम मेरे शिक्षक हो, और तुम्हें तो भैया प्रणाम करता हूँ कि कुछ चीज़ पूछते हो तो मुझे सीखने का मौका मिलता है। और कैसे सीखने का मौका मिलता है, किसी को समझ में नहीं आता तो फिर दिमाग में क्या होता है, टंकन स्टार्ट हो जाता है, कंपन स्टार्ट हो जाता है कि नहीं यार इस भाई को समझ में क्यों नहीं आया, इसको समझाना कैसे है। तो फिर क्या, नए नए मेथड सोचने पड़ते हैं, और उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिखना पड़ता है तो ध्यान में आ जाता है, समझ गए? ओहो, वो प्रियंका ने आई थिंक पूछा था इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है। तो कल का जो लेक्चर मैं लूँगा ना उसमें डाल दूँगा, लास्ट में स्टार्टिंग में पहले वो क्लियर कर दूँगा तो मैं इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप, और तब आगे का मैं जो टॉपिक अपने बच रहे हैं उसको ले लेंगे। संडे को मोस्ट प्रॉब्ली या सैटरडे लेट इन नाइट तक आपको ये लेक्चर मिल ही जाएगा, संडे का तो मोस्ट प्रॉब्ली मॉर्निंग में मिल ही जाएगा।
तो प्रियंका तुम्हारा ये जो डाउट था वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए इसी नोट पर आज समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। प्रभु ऐसा करे कि तुम्हें तुम्हारी जितनी भी मनोकामना है सारे 2021 में सारी पूर्ण हो जाए। नमस्कार।